एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी यानी ईआरपी। ईआरपी से ओसीडी का इलाज 1960 के बाद शुरू हुआ। एक्सपोजर थेरेपी इस आशय के साथ बनाई गई थी कि यह ओसीडी के रोगियों में ऑब्सेशन, फियर, एंजाइटी, डाउट्स और चिंताओं को चैलेंज करना आपको सिखाती है। ईआरपी को आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली साइकोथेरेपी मानते हैं। सबसे पहले यह बात करते हैं कि यह थेरेपी ईआरपी इतनी प्रभावशाली कैसे मानी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईआरपी के कंपैरिजन में जो दवाइयों के साथ शोध किए गए, उन अध्ययनों में देखा गया कि ओसीडी के जो रोगी दवाइयों के साथ साथ ईआरपी का भी इस्तेमाल कर रहे थे, वे ना केवल जल्दी ठीक हो गए बल्कि वो लंबे टाइम तक ठीक रहे। दूसरी बात यह है कि ईआरपी के लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी बहुत शानदार रहे। जिन लोगों ने इस थेरेपी को लंबे समय तक इस्तेमाल किया, उनमें 85% रोगी बिल्कुल ठीक हो गए। तीसरी चीज यह समझने वाली है कि हालांकि हर थेरेपी को करने के लिए किसी ट्रेन्ड साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, और अगर आपने ईआरपी करवानी है तब भी आपको एक साइकोथेरेपिस्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन किसी भी मनोवैज्ञानिक के पास आप जाएंगे तो वह आपको हफ्ते में 1 या 2 बार अपने पास बुलाएगा और बाकी का वह हर रोज आपके घर पे आपको काम करने के लिए होमवर्क देगा। इसलिए आप इस थेरेपी को घर पे भी कर सकते हैं। ईआरपी की एक ऐसी विशेषता भी है जो आमतौर से मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर आपसे शेयर नहीं करते हैं, और वह आपको बतानी बेहद ज्यादा जरूरी है, और वह यह है कि ईआरपी ओसीडी के सभी प्रकार की सब टाइप्स पे यानी कि सभी प्रकार की ओसीडी पर प्रभावशाली नहीं होती है। जब हम बात करते हैं वॉशिंग के बारे में, क्लीनिंग के बारे में, अरेंजिंग के बारे में, उन कंपल्शंस के बारे में, सिमेट्री के बारे में, हमारे ओवर्ट कंपल्शंस हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो ईआरपी बहुत प्रभावशाली है। लेकिन जब बात आती है सेक्सुअल ऑब्सेशंस की, रिलीजियस ऑब्सेशंस की, होर्डिंग के बारे में, प्योर ऑब्सेशन के बारे में, तो याद रखिएगा यह ईआरपी उतनी प्रभावशाली नहीं होती है जितनी यह दूसरी सब टाइप्स पे होती है। कई लोग शिकायत करते हैं कि हम ईआरपी का इस्तेमाल तो काफी लंबे टाइम से कर रहे हैं, लेकिन ईआरपी अपना कोई प्रभाव ही नहीं दिखा रही है। आपको यहां यह बताना बेहद ज्यादा जरूरी है कि ईआरपी एक्सपोजर फार्मूला जब तक आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तब तक आप ईआरपी को प्रभावशाली नहीं बना सकते हैं। ईआरपी एक्सपोजर फार्मूला क्या है, यह मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सपोजर प्रोग्राम क्या होता है। ईआरपी में 2 तरह के मैकेनिज्म इस्तेमाल किए जाते हैं। एक एक्चुअल सिचुएशन में आपको एक्सपोजर दिया जाता है जिसको वीवो एक्सपोजर कहा जाता है, और दूसरा इमेजिनल एक्सपोजर होता है यानी कि वो इमेजिनेशन में दिया जाता है। वीवो एक्सपोजर में डर पैदा करने वाले ऑब्जेक्ट या घटना से बार बार रोगी को मिलवाया जाता है, फेस टू फेस करवाया जाता है, जबकि इमेजिनेशनल एक्सपोजर में इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स या जो मेमोरीज हैं उनको इमेजिनेशन के द्वारा रोगी के सामने लाया जाता है। और यह मैकेनिज्म ओसीडी के रोगियों के लिए काफी ज्यादा सफल माना जाता है। ओसीडी में आमतौर से हम लोग कई ऐसी चीजों, घटनाओं के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं जिनके प्रति आम लोग सेंसिटिव या संवेदनशील नहीं होते हैं। इसे हम सेंसिटाइजेशन कहते हैं। जैसे आम आदमी गंदगी के प्रति ज्यादा संवेदनशील नहीं होता है और एक ओसीडी वाला व्यक्ति उसके प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जिससे उसके दिमाग में चिंता की घंटी बोलने लग जाती है। इसके विपरीत डिसेंसिटाइजेशन होती है, जिसमें हम बार बार डर पैदा करने वाली वस्तु को या घटना को रोगी से बार बार मुलाकात करवाते हैं और उसकी संवेदनाओं को इससे कम करने का प्रयास करते हैं। दरअसल दिमाग का एक भाग एमिगडाला में यह सब कुछ हो रहा होता है। बार बार एक्सपोजर करने से एमिगडाला के अंदर ओवर रिएक्ट करना यह छोड़ देता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल यह है कि अगर हम चिंता पैदा करने वाली सिचुएशन में लंबे टाइम तक रह जाएं तो हमारा दिमाग समझ जाता है कि इससे हमें कोई खतरा नहीं है, और हमारा दिमाग खतरे की घंटी बजाना बंद कर देता है। अगली बार जब भी आप उस स्थिति में दोबारा जाते हैं तो चिंता तो पैदा होती है, पर आपका ब्रेन ओवर रिएक्ट नहीं करता है। कई लोग ईआरपी के दौरान यह कहते हैं कि उनको कोई ज्यादा फर्क महसूस नहीं हो रहा है।
यह इसलिए होता है कि हम एक्सपोजर फार्मूला सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। सबसे पहले ईआरपी का एक्सपोजर फार्मूला समझना बेहद ज़्यादा जरूरी है। एक्सपोजर फार्मूले से अभिप्राय यह है कि आपका एक्सपोजर एक तो बहुत लंबा होना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि एक्सपोजर इतना लंबा होना चाहिए कि व्यक्ति उससे बोर हो जाए। जब बोरियत होती है तब आपका दिमाग उस वस्तु या उस घटना से अपने आप को दूर लेके जाने का प्रयास करता है। ईआरपी में हम लोगों को कम से कम 15 मिनट से लेकर 90 मिनट तक का एक्सपोजर देते हैं। वह अलग अलग सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। एक्सपोजर बार बार होना चाहिए ताकि डिसेंसिटाइजेशन अधिक से अधिक हो सके। जैसे बार बार प्रैक्टिस करने से हमें किसी चीज की आदत हो जाती है, इसे हम हैबिचुएशन कहते हैं। ऐसे ही अपने फियर और अपनी एंजाइटी के साथ बार बार रहने से दिमाग को इस बात की आदत पड़ जाती है कि आप में डर पैदा करने वाली वस्तु आपके लिए कोई खतरनाक नहीं है। एक्सपोजर फार्मूला का तीसरा इंग्रेडिएंट है कि हमें एंजाइटी पर फोकस करना चाहिए। ईआरपी के दौरान यह बात आपने ध्यान देनी है कि आपने चिंता वाली सिचुएशन पर अपना पूरा ध्यान लगाना है, उससे भागना नहीं है। चिंता पैदा करने वाली सिचुएशन से आप जान जाएंगे कि चिंता आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। अगर आप चिंता से डरोगे तो दिमाग में मैसेज आएगा कि यह डेंजरस है। चौथा इंग्रेडिएंट है कि हमने कोई भी सेफ्टी बिहेवियर नहीं अपनाना है। आपने अपनी एंजाइटी और अपने फियर को सीधे रूप से फेस करना है। इससे बचने का आपने कोई भी तरीका इस्तेमाल नहीं करना है। ईआरपी का प्रयोग करना आपका बिहेवियरल पार्ट है और डर और एंजाइटी को फेस करना आपका कॉग्निटिव पार्ट है। दोनों से मिलकर ही ओसीडी पर जीत संभव है। अगर ये दोनों काम इकट्ठे होते हैं तो आप अपने ऑब्सेशंस को और अपने कंपल्शंस को खत्म कर देंगे। अभी तक जो मैंने आपको बताया है यह सब ईआरपी का एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन है जिसको समझे बिना आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। वैसे तो आपको ईआरपी किसी मनोवैज्ञानिक से ही लेनी चाहिए और यह मनोवैज्ञानिक अनुभवी होना चाहिए और इसे ईआरपी के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। किंतु ऐसा कई बार होता है कि आपके इर्द गिर्द किसी मनोवैज्ञानिक की सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए आज मैं आपको ईआरपी घर पे ही करने का एक आसान तरीका बता रहा हूं। सबसे पहला कदम है कि आप में डर और चिंता पैदा करने वाली चीजों या घटनाओं की आप एक लिस्ट बना लें। आपने चिंता पैदा करने वाली बातों की एक हिरार्की बनानी है। सबसे ज्यादा चिंता और सबसे कम चिंता और इनकी आपने ग्रेडिंग करनी है। एक कागज पर 100 से 0 तक का आपने एक स्केल बनानी है। जो ज्यादा से ज्यादा चिंता पैदा करने वाली स्थिति है या वस्तु है उसे आप 100 पे लिखिएगा और आपको कौन सी चीज कम से कम चिंता दिलाती है, बिल्कुल चिंता कम पैदा आज जो चीज आपको करवाती है उसे 0 पे लिखिएगा और बीच वाले सभी स्थानों पे चिंता पैदा करने वाली परसेंटेज के हिसाब से उसे आप भर दीजिएगा। इसको जब मैं अपनी देखरेख में करवाता हूं या एक मनोवैज्ञानिक से करवाता है तो वो इस परसेंटेज के लिए सड्स का प्रयोग करता है। सड्स यानी कि सब्जेक्टिव यूनिट्स ऑफ डिस्ट्रेस स्केल। जैसे किसी को कंटेमिनेशन वाली ओसीडी है यानी कि गंदगी से ओसीडी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता पैदा करने वाली स्थिति क्या हो सकती है, जैसे किसी पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करना, पब्लिक टॉयलेट के फर्श पे रुमाल गिर जाना। यह सब हम मान के चल सकते हैं कि ये 90 से 100 सेट्स हो सकते हैं। पब्लिक प्लेस पे रखे कचरे के डिब्बे को छूना, पब्लिक टॉयलेट के गेट को छूना, ये सब 70 से लेकर 90% यानी कि 70 से 90 सेट्स के हो सकते हैं। किसी पब्लिक प्लेस पे लगे बिजली के स्विच को छूना, किसी से हाथ मिलाना, ये 40 to 60 सेट्स के हो सकते हैं। और घर के कचरे के बैग को छूना या बिना किसी चीज को छुए हुए किसी दोस्त के घर का वॉशरूम यूज करना, यह 10 से 20 सेट्स का हो सकता है। ईआरपी का दूसरा कदम है कि अब आपने कम से कम चिंता पैदा करने वाली स्थिति, वस्तु या घटना को अपने आप इमेजिन करना है। मनोवैज्ञानिक आपको इमेजिन करवाता है और यह इमेजिनेशन कम से कम 15 से लेकर 90 मिनट तक की होनी चाहिए या तब तक की होनी चाहिए जब तक आपकी चिंता 50% कम ना हो जाए। और यह काम आपने हर रोज करना है। मनोवैज्ञानिकों से आप हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार अवश्य मिलिएगा ताकि वो आपके इस सारे काम का सुपरविजन करते रहें। चौथा कदम है, अगर एक्सपोजर के द्वारा कोई कंपल्शन को आप रोक ना पाए
और आपको मजबूरन वह कंपल्शन वाला काम करना पड़ जाए, जैसे मन में गंदगी का विचार आया और एक्सपोजर गंदगी का दे रहे हैं लेकिन आप हाथ धोने पे मजबूर हो जाते हैं, तो आपका यह अटेम्प्ट फेल माना जाएगा और आपको यह अटेम्प्ट दोबारा से करना है। इस बात का विशेष ध्यान देना है कि कंपल्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं करनी है। यहां आपने अपने आप को शुद्ध और शुद्ध एक्सपोजर देना है और अपने आप को बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है। याद रखिएगा, अगर इस तरीके से आप घर पे भी अपने आप को एक्सपोजर देना चाहेंगे तो आपको बहुत सा आराम मिल सकता है। मैं फिर बता रहा हूं, आपको ईआरपी के लिए एक मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता तो होती है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक मनोवैज्ञानिक तो क्या, साइकियाट्रिस्ट तो क्या, डॉक्टर की सुविधा भी उनसे काफी दूर रहती है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूं कि आप तक मैं वो जानकारियां, वो थेरेपीज, वो टेक्निक्स पहुंचाता रहूं जो आपकी सहायता कर सकें। और याद रखिएगा, जो बीमारियों के विरुद्ध आप एक जंग लड़ रहे हैं, उस जंग के अंदर मैं भी आपके साथ खड़ा हूं।